नमस्कार, किरदार शो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आज आपको एक खास इंसान से मिलवाने जाएंगे। हमेशा किसी भी व्यक्ति के सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है और जब सामूहिक रूप से सब साथ में चलते हैं तो सफलताओं की कहानी शिखर पर पहुंचती है। आज हमारे साथ हैं शरद वाघेला जी, आपका हम स्वागत कर रहे हैं। और शरद जी के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि हम सब ने OTT प्लेटफॉर्म पर कालीधर लापता देखे हैं और उसमें अभिषेक बच्चन जी के साथ जिस बाल कलाकार ने काम किया है जिसका नाम है दैविक, वो आपके सुपुत्र हैं और उस बच्चे को अभिनय की दुनिया में लाने से लेकर निखारने तक का काम आपके द्वारा ही किया जा रहा है। समय समय पर उसको अभिनय के कुछ बिंदु समझाना जिससे उसका अभिनय बेहतर हो सके, उसको हर जगह लेके जाना ताकि वो हर अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में कामयाब हो सके। शरद जी हमारे साथ हैं और शरद जी ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, पत्रकारिता से जुड़े हुए एक ऐसी शख्सियत हैं जो आज हमारे किरदार शो की शोभा बन रहे हैं। तो शरद जी आपका हम स्वागत करते हैं और किरदार शो हमारे शो का नाम है। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि यदि आप अपने परिचय में बोलना चाहेंगे तो आपका परिचय क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके कार्यक्रम किरदार शो की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया। और ये एक अवसर ये भी है कि मेरा बेटा दैविक, जो कि फिल्म कालीधर लापता में एक अहम किरदार निभा रहा है, अभिषेक बच्चन के साथ वो इस फिल्म में है जी। और उसको आपने यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं जी। और दूसरा कि मैं फिलहाल दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों जगह न्यूज़ रीडिंग काम देख रहा हूँ मैं। ओके। तो दोनों जगह न्यूज़ सेक्शन में सेवाएं दे रहा हूँ। और बाकी मैं आपका बल्लू यानी कि दैविक बागेला पापा हूँ। अच्छा, नहीं, दूरदर्शन आकाशवाणी में यदि आप न्यूज़ रीडर हैं और तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दो एंकर्स, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दो एंकर्स आज बात कर रहे हैं। तो एक बार और मौका मिला था जब हम दो एंकर बात कर रहे थे और आज फिर वो मौका आया है जब दो आकाशवाणी और दूरदर्शन के एंकर्स साथ में बैठ के बात कर रहे हैं तो कहानियाँ तो कुछ और ही निकलेंगी। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका अनुभव ऑल इंडिया रेडियो के साथ और दूरदर्शन के साथ कैसी शुरुआत हुई? देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि जब अमिताभ बच्चन साहब ने भी एक बार रेडियो के लिए ट्राई किया था तो वो रिजेक्ट कर दिया था। तो ऐसी कहानी मेरे साथ भी घटी थी। हालांकि वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। तो मैं आकाशवाणी से भी रिजेक्ट हो चुका हूँ और दूरदर्शन से भी रिजेक्ट हो चुका हूँ 2 बार। हाँ। तो अब रिजेक्ट हो गए तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हाँ। मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैंने काम किया, अपनी शब्दा शैली पर काम किया, उच्चारण पे काम किया और आवाज़ पे काम किया। इन सभी चीज़ों पर काम करते हुए फिर मैंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। फिर जब इंटरव्यू की बार यही तो हमने इंटरव्यू दिया, हम सेलेक्ट हुए तो उसका पैनल बना तो उसका नाम आया। उसके बाद फिर हम दोनों जगह मतलब 2015 से मैं दूरदर्शन में न्यूज़ रीडर हूँ और आकाशवाणी में 2018 से जी। मैंने 1995 से पहला प्रोग्राम दूरदर्शन में मेरा 1995 में हुआ था। हाँ, और आकाशवाणी में ज़रूर मेरा 2002 में मेरा पहला कार्यक्रम हुआ था क्योंकि उस समय हमारी एजुकेशन पूरी हुई और उसके बाद हमारा पहला प्रोग्राम। नहीं, मेरा सौभाग्य ये है कि आप दैविक जो हैं अभी कालीधर लापता के, मैं तो उन्हें हीरो ही कहूँगा क्योंकि उन्होंने जो रोल प्ले किया है, जो अभिनय किया है, जितनी खुशी से अभिनय किया है, उस अभिनय को तो हम लाजवाब मानते हैं। तो आज हम उस पर भी बात करेंगे कि जब ये चीज़ हुई कि कालीधर लापता का ऑडिशन हुआ होगा, उसके लिए आपने उसकी तैयारी की होगी, तो वो तैयारियां कैसे देखी आपने? देखिए, क्या है कि पहले दैविक छोटा था तो हालांकि मैं शादी के पहले थिएटर करता था ना और मेरा ये गुड लक रहा कि मैंने सभी बड़े लोगों के साथ काम किया। मतलब जयंत देशमुख जी, जावेद जदी साहब, इरफान सौरभ, नज़ीर कुरैशी, अशोक गुलामी, बड़े बड़े नाम है, उनके साथ काम करने वालों का। तो उस वजह से मैंने उनकी बारीकी को सीखा, काम कितनी बारीकी से काम करते हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट पे काम करते हैं। तो उस वजह से मुझे थिएटर का जो बेसिक है, जैसे बाबा कारन का भी नाटक है, उसमें भी काम किया मैंने। तो नाटक क्या होता है वो मैंने सीखा। क्योंकि आज के समय में देखें तो नाटक ऐसे होते नहीं है। तो वो जो मुझे शिक्षा मिली थी तो उस शिक्षा का नतीजा ये निकला कि मैंने उसको इम्प्लीमेंट बच्चों को भी किया। शादी होने के बाद बच्चों को मैंने शो देखने जाता था, उसको बेटे को भी जाता था, बेटे ने शो देखा
शहीद भवन, भारत भवन, रवि भवन जो थे भोपाल में, तो हर जगह ले आके उनको शो दिखाता था। शो देखते थे, फिर रिहर्सल दिखाई कि रिहर्सल ऐसी होती है, उनमें इंटरेस्ट लगा, फिर उनको मंच पर पदार्पण कराया। धीरे धीरे शो करना शुरू किया, लेकिन कहने के लगता था कि वैसा शो नहीं हो रहा भोपाल में जो बच्चों को सीख मिल सके। तो जितने भी थिएटर ग्रुप यहाँ पर भोपाल में है, जितना मतलब सारे तो नहीं कहूँगा, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनको अभी मतलब थिएटर की जो बेसिक चीज़ें वो पता नहीं है। उनका काम है 4-5 लड़कों को पकड़ो, बच्चों को पकड़ो, डायलॉग याद कराओ, नाटक करा दो। अच्छा, लेकिन बेसिक बच्चों को सिखाओ तो सही, आप सिखा क्या रहे हैं कि लाइटिंग है, अपनी आवाज़ है, आवाज़ पे काम कराइए, मेकअप पे काम कराइए, सेट डिज़ाइन पे काम कराइए, बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज बनवाइए। नहीं, आप एक्टिंग तो सिखा नहीं पा रहे हैं, करेंगे क्या? तो इस तरह की चीज़ें मैंने देखी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, उसको अपने को खुद करवाना पड़ेगा। फिर मैं देवी को लिया था अच्छे नाटक दिखाने, जो अच्छे नाटक है, जिसपे अच्छा काम हुआ हो, बड़े निर्देशक है, वो दिखाए। और फिर बाद में मैंने खुद भी उसको घर पे सिखाया। मैंने हम लोग बात करते नाटकों पर। अच्छा, कोई भी नाटक मंचित हुआ तो उस पर हम बात करेंगे कि यार ये जो कैरेक्टर कर रहा है, इस कैरेक्टर पे अगर अपन होते तो कैसा करते हैं, या इसकी जगह वो होते या हमें मौका मिलता हम कैसे करते हैं। फिल्में देखते हैं, और आप देख रहे हो आज के टाइम पे फिल्में जो है वो अक्सर ऐसी फिल्में दिखाते हैं, एक्शन धूम धड़ाके, एक्टिंग सिखाने वाली फिल्में पूरी नहीं निकल रही है। तो हम देवी को वैसी फिल्में दिखाते हैं जिसपे एक्टिंग सीखने का मौका मिले, उस पर और चर्चा होती है। तो ये चर्चा जो करते हैं फिल्मों को देखने के बाद, इसका कोर्स होता है। अच्छा, कोर्स भी होता है। हाँ, अच्छा, आपने किया हुआ है? मैंने नहीं किया है। कहाँ होता है ये कोर्स? पुणे में होता है। पुणे में होता है। अच्छा, तो ये कोर्स करने मतलब फिल्म कैसे देखे उसका कोर्स होता है। अच्छा, फिल्म कैसे देखे? हाँ, अभिनय का तो होता है कि चलो आपको यदि अभिनय करने जाना है तो उसका तो एक प्रॉपर एक कोर्सेज होते हैं, लेकिन फिल्म देखे कैसे, ये इसका कोर्स तो पहली बार सुन रहे हैं। तो ये इसका भी कोर्स होता है। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था, हम थिएटर करते थे जी, तो वो कहते अपन चलेंगे उसका एडमिशन करता। हम तो एडमिशन ही नहीं ले पाते इतना, मतलब उसमें उस टाइम पर बहुत मारामारी होती थी। अच्छा, कि आप NSD के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आप बहुत मुश्किल से शॉर्ट लिस्टेड हो पाते हैं। तो मैंने भी 2-3 बार ट्राई किया था NSD के लिए भी, हम सेलेक्ट हो नहीं हो पाए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में भोपाल से कोई NSD का निकल पाए, क्योंकि उसके लिए बहुत स्टडी करनी पड़ती है। हाँ, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय है, वहाँ पे बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, वहाँ से संभावना है कि वहाँ से आप नाट्य विद्यालय के बच्चे निकल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ग्रुप में जो लड़के लोग काम कर रहे हैं वो लोग इतनी तैयारी करके नाट्य विद्यालय की क्वालिफाई कर सकें। जी जी, तो मुझे वहाँ की संभावना तो बहुत कम दिखती है। अच्छा, तो आपने फिर वो जो है नहीं हुआ, तो फिर आप उसको कर कैसे रहे? क्योंकि सिलेक्शन तो नहीं हुआ, पर आपके दिमाग में तो है कि वो चीज़ एक होती है। हाँ, नहीं, मैंने प्रयास किए, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने और इस लायक प्रयास किए, शॉर्ट लिस्टेड भी हो गए, लेकिन फिर कुछ कारणों से हमने उसको नहीं जा पाया, नहीं कर पाए, कुछ कारण थे, लेकिन मेहनत अपने 100% की। तो उसके आपके कुछ पॉइंट्स तो मिल ही गए होंगे कि ये चीजें होती होंगी, तो नो डाउट आपने अपने बच्चे को भी ये चीज उसके मन में भी भरी होगी कि ये तरीके होते हैं। विद्यालय के लिए जाना है तो उसके लिए बेसिक चीजें, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं कि एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा ज्यादा, सिर्फ मंच पर आए, डायलॉग बोला, एक्टिंग की और ताली बजी, चलेगा नहीं, बहुत बेसिक काम करना पड़ता है, उसको जीना पड़ता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि एक रोल को आप घुस जाइए उसके अंदर, और जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट काम सुनते ही है ना कि एक रोल को, काम ये कि थिएटर के पीछे बहुत बारीकियां होती है। आपको राइटर को पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्टर को उनको पढ़ना पड़ेगा, प्लस आपको जैसे क्योंकि मेरा बहुत टाइम हो गया, मैंने 2008 में परीक्षा दी। जी जी जी, उसमें मतलब बहुत कठिन चीज है, मतलब जो म्यूजिक का ज्ञान होना चाहिए, ताल का ज्ञान होना चाहिए, आपका सुर मिलना चाहिए, एक्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, राइटर कौन कौन से राइटर ने क्या क्या कहानी लिखी, किस किस राइटर ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको सब नॉलेज है, जानकारी है, तो आप एग्जाम के लिए फाइट कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं, सिर्फ एक्टिंग करते हैं, मंच पे आते हैं और आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको वो समझ जाते हैं कि नहीं, आप नहीं उसका है, खाली यही है। तो मतलब ये तो बात हो गई कि कालीधर लापता के लिए बेटे का जो एक ऑडिशन होता है उसके पहले की तैयारियां या उसको जो समझाना सिखाना वो चीज़ हो गई। अब जब ये चीज़ हो गया कि भाई कालीधर लापता का उसका ऑडिशन क्लियर हो गया और उसको वो रोल मिल गया, उसके पीछे की कहानी क्या रही? मतलब कैसे आपने फिर उसको, जब देवी को मैं थिएटर कराता था जी, एक्टिंग सिखाता था, ये सारी चीज़ें कराने के बाद मैंने फिर ऑडिशन देना शुरू किए। हम कभी ये नहीं सोचते कि जिसका ऑडिशन देना उसका हो जाएगा, जैसे अभी हमने 2-3 ऑडिशन लेके रखे हुए हैं, तो हम ऑडिशन देके सबमिट कर देते हैं। अब कास्टिंग टीम है या फिल्म डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो तय करते हैं कि कैरेक्टर के लिए फिट है कि नहीं है। अगर फिट है तो हमें कॉल आएगा, फिट नहीं है तो कॉल नहीं आएगा।
तो ऐसे देविक के हम ऑडिशन देते रहते थे। तो देविक का ऑडिशन दिया हमने, तो उसमें वो फिट हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको स्क्रिप्ट दे रहे हैं, उस पर आप एक्ट करवा के पहुँचाइए। अच्छा। फिर मैंने उसका एक्ट तैयार कराया मैंने, और वैसा शूट करके पहुँचाया, पसंद आया। फिर कहने लगे नहीं, इसका एक वाला शूट भी कीजिए जो थोड़ा वैसा हो, अपना डिफरेंट उसका हो, टेस्ट का, एक्सप्रेशन, भाव वाला हमने उसका शूट किया। वही पसंद आ गया। फिर कॉल आ गया कि भैया आ जाइए मुंबई। अच्छा। लुक टेस्ट के लिए, लुक टेस्ट किया, भाव के हो गया। तो ये साधारण जर्नी नहीं है, इसमें बहुत मेहनत परिश्रम करना पड़ा है। इसमें ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ ऑडिशन दिया और नहीं, इस चीज को तो बहुत, इसलिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक रोल जब बनता है और एक रोल को बनने के बाद जब वो सक्सेस होती है तो उसके पीछे की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो वही मेहनत हम जानना समझना चाह रहे हैं आपसे। और जब ये फाइनल हो गया, रोल मिल गया, और तब आपके परिवार में क्या खुशियाँ? रोल मिला, उसके बाद असली लड़ाई शुरू होती है। अच्छा। रोल तो मिल गया। हाँ। अब उसके बाद शूट पे जाना है। शूट पे जाने के पहले उसकी वर्कशॉप हुई 15 दिन की। 15 दिन की वर्कशॉप मुंबई में है। उसके एक्टिंग टीचर लगाते थे, वो अलग सिखाते थे। तो डायरेक्टर मैडम वाला उनको बताते क्या करना है। प्लस उनको ये पता चला था कि मैं भी इस फील्ड से जुड़ा हूं, तो मुझसे पूछते थे कि देवी को ये कराइए आप। अच्छा। देवी को सिखाइए। मतलब फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने मुझसे, मतलब ये उनका बड़प्पन है कि मुझे लायक समझा उन्होंने कि कई छोटी मोटी चीजों के लिए मुझसे उन्होंने बातचीत की है। अच्छा। कि आप इसका मतलब उसका एक तरीके से देखा जाए तो हम उसका फायदा उठा पाए, क्योंकि आप उस फील्ड का था तो आपको बारीकियां उस चीज की अंदाजा थी कि क्या क्या चीजें। फिर वो वर्कशॉप कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में पहला शॉट भोजपुर में शूट हुआ। जो आपने पहला सीन देखा, बच्चे पढ़ते देखा वो पहला शॉट था। और उसके बाद फिर बाकी फिल्म की शूटिंग सीहोर में हुई, भोजपुर मंदिर उसके आसपास के क्षेत्र में शूटिंग हुई, और सलामतपुर स्टेशन पे हुई जी। और साथ में वहाँ पर हुई अपने मुंबई फिल्म सिटी। मेले का पूरा सीन है फिल्म सिटी का। अच्छा अच्छा अच्छा। तालाब में डूबने का सीन जो फिल्माया गया था वो मुंबई का है, पालघर का। और बिरयानी जो खाते हैं मुंबई फिल्म सिटी के सीन है। अच्छा। और बाकी जो सीन है वो यहाँ के भोपाल के सीन है। कुछ स्टेशन वाला सीन सलामतपुर का है। जब आपका बेटा देविक जी अभिषेक जी के साथ या बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ अपना शॉट दे रहे होते होंगे, तो एक पिता के दिल में क्या भाव आ रहे थे? खुशी तो रहती है, लेकिन हमें फाउंडेशन में मिला था। हाँ। आप ये मान लीजिए कि 2 साल पहले शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा। अब 2 साल से लेकर अब तक उस चीज को मन में दबाए रखना। हाँ, वो बहुत भारी काम है, बहुत भारी काम है। मतलब इतना सब हो गया, उसके बावजूद फिल्म मिल जाना, फिल्म में मेन रोल करना। हाँ। मेन रोल करने के बाद वो इच्छा होती है बताना हर व्यक्ति को, अच्छा मेरा फिल्म में काम, वो हमने दबा कर रखा। वो पॉलिसी थी फिल्म की, तो वो उस चीज को हमने कभी एक्सप्रेस होने नहीं दिया कि ये फिल्म की शूटिंग की हमने किस तरह से। जब ये OTT पे आई तब क्या तब लोगों के क्या वो थे? तब ये था कि हमें पता है कि 4 जुलाई को फिल्म आ रही है, तो 4 जुलाई को 12 बजे आएगी। अब 12 बजे कब, रात को 12 बजे, सुबह 12 बजे, तो हमें यही कंफ्यूजन। अच्छा। तो मेरे पास वो आता रहता है जी प्रोडक्शन और एंटरटेनमेंट जो है, तो वो हमें भेजते रहते हैं कि आप इसको अपने प्रोफाइल पर अपलोड करें। तो अच्छा। उस दिन रात को आया मैसेज। हाँ। तो मैंने सोचा रात को रिलीज हो रही है, तो सब सो रहे थे, तो मैंने रात को 12:30 बजे फिल्म देखना शुरू की। अच्छा। हाँ। और रात भर फिल्म देखी मैंने, और 3:30 बज गया मुझे। मतलब फिल्म देखने के बाद उसको थोड़ा देखना से तो 3:30 बजे सोया मेरा। अच्छा। और फिर जैसे सुबह उठे तो मैंने बताया, फिल्म देखने रिलीज है। मतलब वो 12 बजे आएगी, फिल्म 12 बजे नहीं, फिल्म रिलीज हो चुकी है। और मैं देख चुका हूँ रात को, आप लोग सो रहे थे। फिर उन्होंने सुबह 8 बजे से फिल्म लगाना शुरू की, और फिर मैं आराम से सोया। आप लोग फिल्म देखो, मैं सोया। तो इस तरह से ये थी। तो जब वो फिल्म जब बनती है और जब प्रदर्शित होती है तो बहुत अंतर होता है ना। तो जब स्क्रीन पे वो आई, OTT पे आई, तो आप अपने बेटे को देख के क्या आपके अंदर फीलिंग्स आई? देखिए, ये तो फीलिंग को क्या जाहिर नहीं कर सकते, उसे महसूस कर सकते हैं। हाँ। और जब रात को फिल्म देखने बैठा मैं, तो मैं बार बार ऐसे ही देख रहा था कि यार देविक सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, मैं मूवी देख रहा हूँ। उठा भी दूँ, लेकिन इतनी रात को उठाना मुझे ठीक नहीं समझा, सोने देख लेंगे। हर सीन पे लगता है उठा रहे बच्चों को, दिखाते हैं कि फिल्म आ गई है, तो नहीं रहने दो, सोने अच्छा है। खुशी लगती है, खुशी है। हाँ, खुशी हुई और भावुक भी आते हैं कभी-कभी। तो ये चीज़ें हुई। और सबसे अच्छी बात ये कि मैडम जो फिल्म डायरेक्टर थी मनोमिता मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिल्म की शूटिंग से लेकर खत्म होने तक बिल्कुल उस बेटे जैसा रखा। अच्छा।
कुछ मतलब मुझे अलग कर देगा, आप उसको बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, जब तक फिल्म शूटिंग चल रही है हमारा बेटा है, आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो बस सड़क देखते रहते ठीक है चल रही है। ऐसे फिल्म के प्रोड्यूसर है निखिल अडवाणी, मधु भोजवानी मैडम और मोनिशा अडवाणी मैडम, उनने बहुत सा सपोर्ट किया है। मतलब फिल्म की शूटिंग हो या ना हो, हम लोग जो वर्कशॉप में थे देवी को बहुत सपोर्ट करती थी। अच्छा, हमेशा उसको। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि सबके सहयोग से, चाहे वो ये सहयोग प्रोडक्शन हाउस है, आपका है, परिवार का है, देविक का है, तो सबके सहयोग से एक कलाकार जन्म लेता है ना। तो सफलता ज़रूर उसके नाम से बोली जाती है, लेकिन हम यदि बोलें तो हर सीढ़ी, हर पग पे हमें एक दूसरे का साथ चाहिए, क्योंकि यदि उसे ले लेके ना भाग पाए तो बच्चा अकेला कुछ नहीं कर सकता है। वो अभी छोटा भी था उस टाइम। तो मतलब एक बहुत अच्छा अनुभव ज़िंदगी में आपको मिला है, और ऊपर वाले ने आपको एक मौका दिया कि आपका बच्चा, आपके भी सपने रहे होंगे एक्टिंग लाइन में, और बच्चे के रूप में यदि वो पूरा होता है तो बहुत माँ बाप को दुगनी खुशी होती है। क्या भविष्य के प्लान है उसके लिए और आपके लिए? देखिए, भविष्य के लिए तो ये है कि अभी मैं देविक के लिए काम चल रहा है, एक फिल्म और आने वाली देविक की। हाँ जी। वो शूटिंग कंप्लीट हो गई है। हाँ। हालांकि छोटा सा किरदार है जी। तो वो है प्रतीश मेहता, बहुत से डायरेक्टर हैं जिन्होंने एसके सर की क्लास, कोटा फैक्ट्री इस जो बनाई है, उस फिल्म के डायरेक्टर हैं। बच्चों के ऊपर एक फिल्म और बनाई है, हेलो बच्चों नाम है फिल्म का, फिर उसका नाम रिलीज नहीं हुआ है, तो फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। तो उस फिल्म में देविक नजर आएगा, हालांकि इसमें बड़ा रोल तो नहीं, प्रोमिनेंट रोल देविक का है उसमें। अच्छा, तो वो अगली बार देखने को मिलेगा देविक से। और बाकी हमारे प्रयास जारी है जी। तो जब इनको रात दिन लेके भागना रहता है, तो आप अपने काम के साथ, परिवार के साथ, नाते रिश्ते के साथ तालमेल किस तरीके से बैठा? ऑफिस से छुट्टी ली मैंने। छुट्टी, क्योंकि क्या है कि वहाँ तो पूरे दिन भर का समय व्यतीत करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि कुछ शेड्यूल दिन का भी रहता है, कुछ रात का भी रहता है। अब सुबह 6 बजे निकले तो शाम को 6 बजे खत्म होता है, फिर घर आते रात को। और कुछ जगह ऐसा रहता है कि जैसे रात का शूट है तो हम शाम को 6 बजे 7 बजे निकल रहे हैं, तो पता है कि सुबह 7 बजे आना है, तो हम देवी को पूरा रेस्ट कराते हैं। तो आपने कई सीन देखे होंगे जिसमें हनुमान जी बना हुआ वो आता है, वो कड़कड़ाती सर्द रात जहाँ पर 2-3 डिग्री तापमान था, तब वो सीन शूट हुआ था देवी का। और तो मन में एक कुलबुलाहट भी होती होगी एक फादर के रूप में, पिता के रूप में, कि अरे इतनी ठंड। वहाँ वैसे व्यवस्थाएं थी, लेकिन क्या लेकिन फादर के मन में एक स्वाभाविक भाव रहेगी, वो इसलिए भी रहेगी क्योंकि वहाँ पर ठंड लग रही, तो हम लोग तो बिल्कुल जैकेट और ग्लव्स सब पहने हुए, लेकिन वो बच्चा बेचारा सिर्फ अपने शॉर्ट्स और हनुमान जी कॉस्ट्यूम में खड़ा हुआ है, उसको कितनी ठंड लग रही होगी। तो वो फिर हम लोगों ने प्रोडक्शन में कुछ व्यवस्था की थी, लेकिन फिर भी वो ठंड थी। अच्छा, ये बताइए कि आप खुद भी अभिनय लाइन से जुड़े हुए हैं, आप इसके बहुत सारे इसके अच्छे और बुरे पक्ष होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हमारा भविष्य बहुत अच्छा ही होने वाला है या बुरा ही होगा। तो आपने देविक के लिए, जो कालीधर लापता का हमारा हीरो है, उसके लिए कुछ और प्लान भी तैयार करके रखा हुआ, जो यदि ये सक्सेस नहीं होता है या इसमें कम अवसर मिलते हैं तो वो क्या करेगा? हाँ, वो तो देखिए देविक के अंदर खुद पोटेंशियल है उस चीज का। देविक को खुद मतलब सिंसियर, पढ़ाई को लेकर भी सिंसियर है, तो वो अपनी पढ़ाई करता है, हमें बोलना नहीं पड़ता पढ़ाई के लिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ऐसे में बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देविक ने शायद आपको बताया होगा कि जब पढ़ाई उसने एग्जाम जैसे दिया 6th का, बताया होगा शायद उसने कि शूट खत्म हुआ, अगले दिन उसका एग्जाम। कुछ नहीं किया, मैंने बोला देख टेंशन मत एग्जाम का, सिर्फ 1 घंटे पढ़ना बैठा मेरे साथ, और 1 घंटे जो पढ़ाने बैठा था उसको कॉन्सेंट्रेशन के साथ, उसने ऐसा कवर किया, एग्जाम पास भी कर लिया। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये है कि हम ये मान के चल सकते हैं कि एक अभिनय करने वाले को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पूरे परिवार का सहयोग चाहिए होता, तब एक अभिनेता तैयार होता है। तो आज हमने बात की शरद जी से, जो कालीधर लापता का जो हीरो है, बाल कलाकार है बल्लू, उसका रोल प्ले किया, उसके फादर हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने उस रोल तक के लिए उसकी तैयारी करवाई। तो किरदार में आने के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि हमारे शो को आपका प्यार यूं ही मिलते रहना चाहिए, हमारा शो यूं ही देखते रहिए।